हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सब लोगों को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने अपने सीए फाउंडेशन का जो आपका था जर्नी उसको क्लियर किया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वेलकम टू इंटरमीडिएट लेवल। ठीक, अब अगर मैं बात करूं बेटा इंटरमीडिएट लेवल के अंदर आप लोगों का ग्रुप 2 की बात करते हैं। ग्रुप 2 के अंदर आप लोगों को जैसे पता भी होगा, आपके ग्रुप 2 के अंदर पेपर नंबर 6 जो है, ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोगों का बेटा इंटरमीडिएट के अंदर जो ग्रुप 2 है, उस ग्रुप 2 के अंदर बेटा आप लोगों का एक पेपर है और वो पेपर नंबर 6 है। बेटा पेपर नंबर 6 जो है, वो पेपर नंबर 6 कौन सा है? एफएम एंड एसएम। अगर मैं बात करूं, दिस पेपर इज एफएम एंड एसएम। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा, लेकिन मैं दोबारा से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बेसिक चीजें हैं जो मुझे आपके साथ सबके साथ डिस्कस करनी है। अगर मैं बात करूं बेटा, ये आपका ग्रुप 2 का पेपर नंबर 6 है। पेपर नंबर 6 का नाम है एफएम एंड एसएम। सर एफएम स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूं, एफएम स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एसएम स्टैंड्स फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, इस पूरे पेपर का जो नाम है वो नाम है बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एफएम एंड एसएम। एफएम स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एसएम स्टैंड्स फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक, अगर मैं बात करूं बेटा, ये जो आपका कंप्लीट पेपर है, ध्यान से सुनना, कुछ बेसिक चीजें हैं स्टार्ट करने से पहले, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आप लोगों को डाउट ना रहे। बेटा अगर मैं बात करूं, ये जो कंप्लीट पेपर है, दिस पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स। मींस आपका ये जो पूरा कंप्लीट पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये पूरा पेपर बेटा 100 नंबर का है। ठीक, इस 100 नंबर के पेपर में से अगर मैं एफएम की बात करूं तो बेटा इसका वेटेज है 50 मार्क्स, और मैं एसएम की बात करूं तो बेटा इसका वेटेज है 50 मार्क्स। मींस एफएम एसएम जो पेपर है, इस पेपर के बेटा 2 पार्ट हैं। पार्ट ए एफएम, पार्ट बी एसएम। एफएम 50 मार्क्स का है, एसएम भी 50 मार्क्स का है। तो कंप्लीट पेपर बेटा कितने मार्क्स का हो गया? 100 मार्क्स का। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके सबके दिमाग में यह आएगा कि सर क्या हमें अलग अलग पास होना है? नहीं बेटा, आपको अलग अलग पास नहीं होना। इसका मतलब यह है बेटा, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ध्यान से समझना इस चीज को, क्वेश्चन पेपर तो आएगा बेटा एक, उस क्वेश्चन पेपर में होंगे 2 पार्ट, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन पेपर तो बेटा एक मिलेगा, लेकिन हां बेटा जो आंसर शीट्स हैं, वो आंसर शीट्स मिलेंगी आपको बेटा कितनी? 2। एक आंसर शीट में आपको कौन सा कंटेंट लिखना है? एफएम का। और एक आंसर शीट में आपको कौन सा कंटेंट लिखना है? एसएम का। सबसे पहला पॉइंट, स्टूडेंट के दिमाग में यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर हमें अलग अलग पास होना है। नहीं बेटा, क्वेश्चन पेपर आपको एक मिलेगा, उस क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 सेक्शन बने होंगे। सेक्शन ए जिसमें एफएम के क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी जिसमें एसएम के क्वेश्चंस होंगे। आंसर शीट मिलेंगी बेटा आपको 2। एक आंसर शीट में आपको एफएम का कंटेंट लिखना है, एक आंसर शीट में आपको एसएम का कंटेंट लिखना है। ठीक, अब एक बात और, आपको सबको पता है बेटा ये चीज। आपको मुझे बताओ बेटा, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? कितने मार्क्स चाहिए? 50 नहीं चाहिए बेटा। इंडिविजुअल पेपर में पास होने के लिए कितने चाहिए? 40। और एग्रीगेट कितना होना चाहिए? 50। इसका सिंपल सा मतलब यह है बेटा, हर पेपर में आपको पास होने के लिए कितना चाहिए बेटा? 40, और एग्रीगेट ओवरऑल 50। इसका मतलब 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास होने के लिए चाहिए और एग्रीगेट में 50% होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं बेटा, तो आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 40 मार्क्स। ठीक, अब अगर मैं बात करूं, 40 मार्क्स आप एफएम में ले आओ, पास हो जाओगे, एसएम को खाली छोड़ दो। या 40 मार्क्स आप एसएम में ले आओ, एफएम को खाली छोड़ दो, पास हो जाओगे। पॉइंट इज दैट कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपको एफएम एसएम में से आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स एफएम में मिले, कितने मार्क्स एसएम में मिले।
क्यों? क्योंकि आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो आउट ऑफ 100 मिलेंगे। आपको नहीं पता चलेगा कि सर हमारे एफएम में कितने मार्क्स आए, हमारे एसएम में कितने मार्क्स आए। आपको जो आंसर दैट इज आपको जो रिजल्ट आएगा उसमें लिखा होगा एफएम एसएम 100 मार्क्स, 100 मार्क्स में से आपको इतने मार्क्स मिले, और आपको यह नहीं पता कि एफएम में कितने मार्क्स आए, एसएम में कितने मार्क्स आए। तो बेटा एक चीज तो दिमाग में ये डाल लो कि आपको अलग अलग पास नहीं होना, आपको सिर्फ 100 नंबर के पेपर को पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए इंडिविजुअल पेपर में, 40%। यहां तक क्लियर है सबको? अब अगर मैं बात करूं, एक चीज आपको सबको फिर भी बता रहा हूं, पता भी होगी बेटा, एक चीज और आपके इंस्टीट्यूट ने करी है, ये जो 100 मार्क्स का पेपर है दैट इज एफएम एसएम, पूरे पेपर की बात कर रहा हूं, इस पेपर में 30% क्या आएंगे आपके एमसीक्यू। इसका मतलब 100 में से 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बेटा आपके एमसीक्यू बेस्ड। 100 में से 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बेटा एमसीक्यू बेस्ड। सर अब वो 30 नंबर को कैसे डिवाइड किया गया? 15 नंबर के एमसीक्यू कहां से आएंगे बेटा? एफएम से। और 15 नंबर के एमसीक्यू कहां से आएंगे बेटा? एसएम से। इसका मतलब बेटा जो 30% ऑफ एमसीक्यू है, मींस 30 नंबर के जो एमसीक्यू हैं, इनको कैसे डिवाइड किया गया? 15 नंबर के एमसीक्यू आपके एफएम से आएंगे और 15 नंबर के एमसीक्यू आपके एसएम से आएंगे। दिस इज व्हाट योर आईसीएआई नोटिफिकेशन। और एक बात और बेटा, फाउंडेशन की तरह यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे फाउंडेशन में आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग थी, अगर आपका कोई भी आंसर गलत होता था तो कितने बेटा नंबर कटते थे? 0.25। इसका मतलब बेटा एक क्वेश्चन का अगर आपका आंसर गलत है तो 0.25 आपके मार्क्स कटते थे। इसका मतलब यहां पे इंटरमीडिएट लेवल पे नो नेगेटिव मार्किंग। आई होप ये कुछ बेसिक चीजें हैं आप लोगों को जो मैं समझा रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज पहली क्लास है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो ये चीज इसलिए समझाई जा रही है बिकॉज ये बेसिक कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा तो आप लोग इजीली आगे जाके मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि आपका ये पेपर का पूरा पैटर्न है। अब एक चीज और बता रहा हूं बेटा, मैं आप लोगों को जो कंटेंट पढ़ाऊंगा इस पेपर में से मेरा जो कंटेंट है मैं वो आपको ये वाला कंटेंट पढ़ाऊंगा, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला कंटेंट पढ़ाऊंगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला कंटेंट आपकी जो रिस्पेक्टिव फैकल्टी है एफएम की वो आपको कंप्लीट कराएंगी। तो मैं अगर बात करूं तो एज फार एज माई पेपर इज कंसर्न, मैं आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी है वो आपको कंप्लीट कराएंगे। आई होप क्लियर है सबको? कुछ पूछना है? नहीं। अब एक बेसिक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। कुछ स्टूडेंट्स मुझे पहचानते हैं, कुछ नहीं पहचानते। अगर मैं बात करूं, माय नेम इज सौरभ विग, आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अलावा बेटा मैं लक्ष्मीनगर दिल्ली में भी लेक्चर्स लेता हूं, मेरठ में भी लेक्चर्स लेता हूं, एज वेल एज मैं इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कॉलेजेस में भी विजिटिंग फैकल्टी हूं। ठीक, अगर मैं बात करूं आपके ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते थे ईआईएस। वो ईआईएस सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाता था, लेकिन न्यू स्कीम के अंदर उस सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। पहले ये एफएम एसएम नहीं था, ओल्ड स्कीम में ये था सब्जेक्ट ईआईएस एसएम। ठीक है, लेकिन अब न्यू स्कीम आपके लिए जो एप्लीकेबल है उसके अंदर ईआईएस को हटा दिया गया। ईआईएस की जगह इस सब्जेक्ट को एसएम को किसके साथ डाल दिया गया? एफएम के साथ। आई होप क्लियर है। अब एक बात और, सबसे पहले पॉइंट तो क्लास के अंदर जितनी क्लास को इंटरेक्टिव बनाओगे उतना तुम लोगों को अच्छा लगेगा पढ़ने में। अगर तुम लोगों के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है क्लास में पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार समझ नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट 2 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात मैं बार बार ये आप लोगों को बोल रहा हूं बेटा, कहीं ना कहीं अगर आप क्लास को इंटरेक्टिव बनाओगे तभी बेटा आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सर जी लेट कैसे हो गए तुम लोग? चलो अभी कुछ नहीं, बेसिक की चीजें बताई थी। अगर मैं बात करूं, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं, सबसे पहले तो मैं एक चीज समझा रहा हूं बेटा, क्लास को इंटरेक्टिव बनाओ।
क्लास के अंदर कहीं भी डाउट है, कोई भी कंटेंट पूछना है क्लास में पूछो, घर पे डाउट को लेके मत जाओ, ठीक। अब मैं वापस बात कर रहा हूं, मैं बात करूंगा सिर्फ एक सब्जेक्ट की जो मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक। अगर मैं बात करूं, ये जो सब्जेक्ट है जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसएम बोलते हैं, इसका मतलब बेटा फुल फॉर्म क्या है सब्जेक्ट की, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब सबसे पहला पॉइंट ध्यान से समझना इस चीज को, फिर मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट बेटा, हमारा क्लास के अंदर पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? सर हमारा क्लास के अंदर पढ़ने का तरीका रहेगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मैं बेटा क्लास के अंदर आपको रट्टाफिकेशन नहीं करवाऊंगा। सर रट्टाफिकेशन क्यों नहीं करवाओगे? बेटा एक पॉइंट मुझे एक बार बताओ, आप आज कोई चीज रट लोगे, ठीक है, लेकिन बेटा फ्यूचर में जाके वो चीज आप भूल जाओगे, और ये गारंटी से मैं बोल रहा हूं। अगर आपने कोई चीज कॉन्सेप्चुअली समझी है तो बेटा वो लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में रिटेन रहेगी। तो बेटा हमारा क्लास के अंदर जो पढ़ने का तरीका क्या रहेगा बेटा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, व्हेन योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर द डिग्री इज अबाउट टू नियर। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बेटा जो चीज आप लोग अचीव करना चाहते हो वो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी अचीव कर जाओगे। तो हमारा क्लास के अंदर बेटा जो पढ़ने का तरीका रहेगा वो रहेगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मैं क्रैमिंग नहीं करवाऊंगा। दूसरी चीज, आप में से कुछ स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए हैं फाउंडेशन में, कुछ नहीं। बेटा क्लास के अंदर आप क्या करेंगे, जब मैं कोई भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो बेटा मैं उस कॉन्सेप्ट की क्लास के अंदर आपको क्या करवाऊंगा, नोटिंग। नोटिंग का मतलब यह है बेटा मैं आपको क्लास के अंदर नोट्स हैंड रिटन प्रिपेयर करवाऊंगा। जो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे उसके बाद मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को नोट्स क्लास में लिखवाऊंगा। तो हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा, पहला पॉइंट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, दूसरी चीज मैं क्लास में आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स बनवाऊंगा। सर नोट्स बनवाऊंगा मतलब बेटा जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे मैं क्लास के अंदर आपको उस कॉन्सेप्ट के हैंड रिटन नोट्स क्लास में ही क्या करवाऊंगा बेटा, प्रिपेयर करवाऊंगा। थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा मैं मानता हूं, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, अगर आप खुद हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं तो उस हैंड रिटन नोट्स के टाइम, दैट इज उन नोट्स को पढ़ के फ्यूचर में जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको समय बहुत कम लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बेटा आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। सर रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा? यस बेटा, आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। उस रजिस्टर के अंदर आप बेटा क्या करोगे, नोट्स को लिखोगे। और जब मैं नोट्स लिखवाऊंगा तो एक बात और ध्यान रखो बेटा, उन नोट्स के अंदर मैं कुछ कीवर्ड्स, कीवर्ड्स का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को बेटा मैं क्या करवाऊंगा, अंडरलाइन करवाऊंगा। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, उन कीवर्ड्स को मैं अंडरलाइन क्यों करवाऊंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग जब कीवर्ड्स को लिखोगे, मैं उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करवाऊंगा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन आपको ये कीवर्ड्स अपने एग्जाम के अंदर अपने आंसर शीट में लिखने पड़ेंगे। तो बेटा मैं एक बात वापस बोल रहा हूं, एक रजिस्टर मेंटेन करो, उस रजिस्टर के अंदर आप लोग नोट्स, दैट इज नोटिंग करवाऊंगा। नोटिंग करवाते टाइम मैं आपको कुछ कीवर्ड्स लिखवाऊंगा, और कीवर्ड्स लिखवाते टाइम मैं उन कीवर्ड्स को आपको क्या करवाऊंगा बेटा, अंडरलाइन। सर इन कीवर्ड्स को अंडरलाइन कराने के पीछे रीजन यही है कि जब मैं आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करवाऊंगा तो बेटा इन कीवर्ड्स को आपको अपने एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। एक बात वापस बोल रहा हूं, अगर आप एग्जाम के अंदर कीवर्ड्स लिख के आएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल पहली क्लास है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं। आईसीएआई ना तो आपको पहचानता है, आईसीएआई ना मुझे पहचानता है। आईसीएआई को सिर्फ एक चीज से मतलब है, और वो मतलब पता है किससे है उसको, अपने स्टडी मॉड्यूल से। तो बेटा आपको जो कीवर्ड्स हैं वो लिखने पड़ेंगे, और वो कीवर्ड्स में कहीं अलग से नहीं लिखवाऊंगा, आपके स्टडी मॉड्यूल को ही रेफर करके मैं कीवर्ड्स लिखवाऊंगा, और वो कीवर्ड्स आपको अपने आंसर में लिखने पड़ेंगे।
तो बेटा ये दिमाग में रख लीजिए कि सबसे पहला पॉइंट, मैं क्लास में कोई भी चीज रटवाने वाला नहीं हूं। दूसरा पॉइंट, जब आप क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट को समझोगे, मैं कॉन्सेप्ट की नोटिंग कराऊंगा। नोटिंग के लिए आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा? एक रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर जब आप नोट्स लिख रहे होंगे तो बेटा उस नोट्स के अंदर मैं आपको कुछ वर्ड्स को क्या करवाऊंगा? हाईलाइट या अंडरलाइन करवाऊंगा। और वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे बेटा? कीवर्ड्स। और इन कीवर्ड्स को आपको अपने आंसर में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन लिखने पड़ेंगे। आई होप क्लियर है यहां तक। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, एक तो चुपचाप मत बैठो। कुछ नहीं, बस एक तो एनर्जी नहीं है तुम लोगों में। नो सर। जल्दी बंद करो भाई, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। चलो जल्दी चलो, एक तो लेट मत आओ मेरे लेक्चर के अंदर। मेरा लेक्चर तुम्हें पता भी था किस टाइम स्टार्ट होना है और किस टाइम होगा। रीजन मेरे को वैलिड, मैं तो नोएडा से आ रहा हूं। मैं तो बेटा नोएडा से आ रहा हूं, तभी ये हाल है। तुम लोग मेरठ से नहीं आ पा रहे। मवाना कितनी दूर है? मेरा होम टाउन मवाना था, पता होना चाहिए। मैं बॉर्न मवाना में हुआ हूं। ले और बताओ, एड्रेस भी बताता हूं। वहां पे कोई एरिया है हीरालाल, वहां पे वो मेरा होम टाउन था। और कुछ सागर, मैं नोएडा से आ गया मॉर्निंग में। इनसे मवाना से नहीं आया जा रहा। हर्ष बेटा कहां से आया था? अब मैं तेरे पे आऊंगा, देख उसकी तरफ रहा हूं, इधर रहा हूं। हर्ष क्या हुआ? उसके बारे में यार ये क्या लॉजिक है? अपना लेक्चर छोड़ दूं मतलब मैं है? और एक बात वापस सुन लो, सबसे बड़ी एक बात वापस बोल रहा हूं बेटा, एक चीज रेगुलरिटी रखो क्लास के अंदर। मैं आज एक चीज आपको बोल रहा हूं, अगर आप लोग रेगुलर हो तो बेटा एक बात आज बोल रहा हूं मैं, रेगुलरली चीजों को समझो। जब भी आपके लेक्चर से, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सबके साथ हो सकती है, अनअवॉइडेबल सिचुएशन सबके साथ है, लेकिन जब तक आप रेगुलर रहेंगे क्लास के अंदर तो बेटा आप कहीं ना कहीं उसमें फायदे में ही रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, यहां तक जो मैंने बेसिक चीजें समझाई हैं ये सबके दिमाग में फिट है। अब एक बात और, सर हमारे पास रजिस्टर तो नहीं है आज, कोई बात नहीं। आज जो भी चीज मैं आपको लिखवाऊंगा किसी पेपर पे नोट कर लेना, ठीक है, उस पेपर को रजिस्टर के साथ अटैच कर लेना। अब एक बात, तुम लोगों को मैं दूंगा एक बुक मतलब आप लोगों की एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बुक जो मैंने बना रखी है। और वो मैंने कहां से बनाई है तुम लोगों को साफ बोल रहा हूं, वो बुक एज सच मैंने कहीं से नहीं बनाई, तुम्हारे स्टडी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही वो बुक बनी हुई है। तुम लोगों को मिलेगी एक बुक, और उसी बुक के अंदर मैं अलग से कुछ नहीं दे रहा इस बार एमसीक्यू, उसी बुक के अंदर चैप्टर के बाद एमसीक्यूज मैंने अटैच करवा दिए, ठीक है। उसी एक बुक के अंदर ही, अलग से कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है, उसी एक सिंगल बुक के अंदर ही क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने क्या करवा दिए बेटा? अटैच करवा दिए, ठीक। तो एक बुक मिलेगी, उस बुक के अंदर चैप्टर होंगे, चैप्टर के बाद उस चैप्टर के जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज तुम्हारे स्टडी मॉड्यूल में है, एज वेल एज उस चैप्टर के अंदर जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने अटैच करवा दिए, ठीक। अब अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट कर रहे हैं बिना समय गवाए आप लोगों का सब्जेक्ट, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहला पॉइंट, मुझे एक बात बताओ बेटा, कितने मार्क्स का ये? 50 मार्क्स। इस 50 मार्क्स में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन, वापस बोल रहा हूं, कुछ आप लोगों से वापस डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि लेट आए थे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का वेटेज कितना है बेटा? 50 मार्क्स। इसमें से बेटा कितने मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे? 15 मार्क्स के आपके आएंगे बेटा एमसीक्यू, और रेस्ट कितना बचा? 35 मार्क्स। 35 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे बेटा कैसे? डिस्क्रिप्टिव। इसका मतलब 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आएंगे, 35 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। और एक बात वापस बोल रहा हूं, दोबारा से बोल रहा हूं, ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इसमें नो नेगेटिव मार्किंग। फाउंडेशन की तरह यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है इंटरमीडिएट लेवल पे, ठीक। स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से। अगर मैं बात करूं सबसे पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये जो सब्जेक्ट है सर,
ये सब्जेक्ट आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये चीज समझा रहा हूं। व्हाट से पहले वाई समझा करो, वापस बोल रहा हूं, व्हाट से पहले वाई। सब्जेक्ट क्या है, इसका कंटेंट क्या है वो तो समझाऊंगा अभी, लेकिन ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग मतलब आप लोग, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप लोग ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट का क्या रेलेवेंस है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा, ध्यान से समझना इस चीज को, बाद में नोट वोट करते रहना जो भी करना है, पहले जब मैं समझाऊं तो फोकस यहां रखो बेटा। सीए बनने के बाद, ध्यान से सुनो, सीए बनने के बाद मोस्टली बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं बेटा प्रैक्टिस। जनरली ये देखा गया है सीए बनने के बाद बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं बेटा, प्रैक्टिस। आपने भी देखा होगा बेटा, बहुत सारे सीएस जो हैं उन्होंने अपने ऑफिस ओपन कर रखे हैं, तो बेटा वो जो ऑफिस ओपन करते हैं सीए, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे सीए प्रैक्टिस नहीं करते, बहुत सारे सीए क्या करते हैं बेटा, या तो उनका कोई फैमिली बिजनेस है, वो अपना फैमिली बिजनेस क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, या अपना खुद का बिजनेस क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जनरली ये देखा गया है कि सीए बनने के बाद बेटा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत सारे लोग अपना फैमिली बिजनेस क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, या अपना नया बिजनेस खुद का क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से समझना बेटा, ये सब्जेक्ट क्या समझाता है, ये सब्जेक्ट समझाता है व्हाट आर द डिफरेंट वेज, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये सब्जेक्ट आपको बताता है कि बिजनेस करने के व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, किस तरीके से बिजनेस किया जाए। ये एक सब्जेक्ट आपको यह बताता है कि अगर आप अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो उन फैमिली बिजनेस को करने के तरीके क्या हैं। सर हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर ने तो बिजनेस स्टार्ट किया है और उनको तो बिजनेस करना आता है, बेटा अच्छी बात है, लेकिन ये सब्जेक्ट आपको ये समझाएगा कि आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर ने जितना समय लगाया बिजनेस के अंदर, आप कम समय में अपने बिजनेस को और ज्यादा क्या दिलवा सकते हो, ग्रोथ। इसका मतलब ये सब्जेक्ट ये कहता है कि बिजनेस चेंज मत करो, बिजनेस करने का तरीका चेंज करो। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, एसएम दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सबसे पहला पॉइंट, ये सब्जेक्ट आपको क्या बताएगा, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। सर एग्जांपल, आप लोगों ने कंपनी का नाम सुना है, सबने सुना होगा एक कंपनी का नाम, दैट इज व्हाट, नेस्ले। नेस्ले के कोई भी प्रोडक्ट के बताना जरा बारे में, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो नेस्ले के मार्केट में आते हैं। मैगी, सबसे पहला पॉइंट, बिल्कुल सही आंसर दिया, एक प्रोडक्ट आता है एंड दैट इज व्हाट, मैगी। इसके अलावा बहुत सारे हैं नेस्ले के प्रोडक्ट। अब एक मिनट, आपने बोला मैगी, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो मैगी है ना, ये नेस्ले का कोर प्रोडक्ट है। कोर, कोर मतलब सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट। आप खुद सोचो ना, आप में से भी, आप क्या मैं भी, 90% लोग मैगी यूज करते हैं। और आप लोगों ने एक चीज जरूर सुनी होगी कि मैगी में, बीच में मैगी जो ये प्रोडक्ट था, जो नेस्ले का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट था, बीच में मैगी की क्या डाउन हुई थी बेटा, सेल डाउन हो गई थी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि मैगी के अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट आया जिससे लोगों की हेल्थ पे इंपैक्ट आ रहा था, जिससे मैगी की क्या डाउन हुई थी, सेल। सुना होगा सब लोगों ने। अब मुझे एक बात बताओ सोच के, नेस्ले कंपनी का ये प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा बिकता था, बीच में इस प्रोडक्ट की क्या डाउन हुई बेटा, सेल। तो नेस्ले ने क्या करा, नेस्ले ने इस प्रोडक्ट को बंद कर दिया। नेस्ले ने क्या करा बेटा, नेस्ले ने अपने इस प्रोडक्ट को, वापस सुन लो, अपने इस प्रोडक्ट को वापस से क्या करा, जो इसकी सेल क्या हो गई थी बेटा, डाउन, उस सेल को वापस क्या करा बेटा, इंक्रीज किया, यस या नो। और आज की डेट में मैगी वापस से उतना ही बिकना स्टार्ट हो गया। तो मुझे सोच के बताओ, नेस्ले ने बिजनेस चेंज किया या क्या चेंज किया, बिजनेस करने का तरीका। अब मुझे सोच के बताओ बेटा, नेस्ले कहता कि नहीं जी नहीं, मैगी तो मेरा बिक नहीं रहा, सेल डाउन हो रही है, मैगी को बंद कर देते हैं,
नेस्ले ने मैगी को बंद नहीं किया, नेस्ले ने बिजनेस करने का क्या चेंज किया, तरीका। जो उसकी सेल क्या हो गई थी बेटा, डाउन, उस सेल को वापस क्या कर दिया, इंक्रीज। और इसको बोलते हैं बेटा, इस तरीके को बोलते हैं टर्न अराउंड। अभी बताऊंगा डिटेल में, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो नेस्ले ने बेटा क्या करा, नेस्ले ने बिजनेस का एक तरीका अडॉप्ट किया और उस तरीके को क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड। नेस्ले का जो प्रोडक्ट जो बिक नहीं रहा था, जिसकी सेल डाउन हो गई थी, उसकी सेल को वापस नेस्ले ने क्या कर दिया, इंक्रीज। नेस्ले ने बिजनेस चेंज नहीं करा, बिजनेस करने का तरीका। अब मुझे सोच के बताओ, नेस्ले का जो ओनर है उसने ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा ना, उसने ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा, यस या नो? तभी तो उसको पता है ना कि कौन सा तरीका यूज करना है। तो बेटा सोच के बताओ, नेस्ले ने टर्न अराउंड फॉलो किया, जो उसकी सेल डाउन हो गई थी वो सेल वापस क्या हो गई, इंक्रीज। तो पहला पॉइंट, ये सब्जेक्ट आपको बताएगा व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक और एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, एक और एग्जांपल। तुम लोगों ने नाम सुना होगा एक कंपनी का, वोडा। एक कंपनी का और नाम सुना होगा, आइडिया। सबने सुना होगा, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं। मुझे एक बात बताओ बेटा, वोडा को पता चला कि वोडा अकेले क्या नहीं कर पा रहा, एयरटेल को या रिलायंस को क्या नहीं कर पा रहा, कंपीट मतलब ना तो अकेले वोडा एयरटेल से कंपीट कर पा रहा है, ना वोडा अकेले रिलायंस से कंपीट कर पा रहा है। कंपीट मतलब कहीं ना कहीं बेटा वोडा एज वेल एज आइडिया अकेले इन बड़ी कंपनीज को क्या नहीं कर पा रहे, कंपीट, इनको हरा नहीं पा रहे। तो मुझे बताओ, इन दोनों ने अपने आप आपस में मिलके दोनों ने क्या कर लिया, मर्जर कर लिया। और मर्जर करके इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट कर दी, कंपनी इज व्हाट, वीआई। अब मुझे बताओ, इन दोनों ने बिजनेस चेंज करा या बिजनेस करने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका। बिजनेस तो आज भी टेलीकॉम है ना, वोडा का भी बिजनेस टेलीकॉम है, आइडिया का भी बिजनेस टेलीकॉम है। इन्होंने दोनों ने बिजनेस चेंज किया या बिजनेस करने का तरीका। इनको यह लगा है कि हम लोग अकेले ना तो एयरटेल को हरा पा रहे हैं, ना अकेले रिलायंस को हरा पा रहे हैं, तो क्यों ना दोनों मिलके एयरटेल और रिलायंस को क्या दें बेटा, टक्कर दें। और जब दोनों ने मिलके इनको टक्कर दी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मर्जर। तो मर्जर भी एक क्या है बेटा, मर्जर भी एक बिजनेस करने का क्या है बेटा, तरीका। तो आपको समझ आया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। यह सब्जेक्ट आपको क्या सिखाएगा, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। आई होप यहां तक क्लियर है। अब सोच के बताओ, आप अगर बिजनेस कर रहे हो, अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, तो यह सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप अपने फैमिली बिजनेस को कम समय में बहुत ज्यादा क्या दिलवा सकते हो, ग्रोथ। जितना समय आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट को लगा, उससे कम समय में आप अपने फैमिली बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। इसलिए यह सब्जेक्ट बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। यह पोर्शन क्लियर है? अब मैं बात करता हूं इसकी। सर हम बिजनेस नहीं कर रहे, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिस, बताएगा कोई मुझे? अरे तुम लोगों ने बीसीए में नहीं पढ़ा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस? पढ़ा था सर, पेपर क्लियर, पास हो गए, अब हम सब भूल गए। अब आप फालतू की बकवास तो करो मत, क्या दिक्कत है? हाँ सागर, अरे कुछ पढ़ा था नहीं पढ़ा था? फंस गए तुम लोग। पढ़ा मैं नहीं था, पढ़ा मैं नहीं था, तो अब ये भी नहीं कह सकते सर पढ़ाया नहीं। हर्ष क्या भूल गया? चलो इधर आते हैं वापस। अच्छा चलो प्लीज प्लीज अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ, अगर आप अपना ऑफिस ओपन करते हो, ऑफिस का मतलब एक तरीके से आप सीए बनने के बाद कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे, या अपना कोई फैमिली बिजनेस नहीं है आपका, आप कह रहे सर हम तो प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बेटा आपके पास बहुत सारे कौन आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे ना। मुझे एक बात बताओ बेटा, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस का सिंपल सा मतलब है आप क्या प्रोवाइड करा रहे हो, कंसल्टेंसी।
और कंसल्टेंसी किसको प्रोवाइड कराओगे? क्लाइंट्स को। आपके पास आएंगे बेटा बहुत सारे क्लाइंट्स। अब मैं कह रहा हूं आपका एक क्लाइंट है, और क्लाइंट है बेटा कौन? टाटा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज आपको लग रहा है सर आप क्या बोल रहे हो, टाटा हमारा क्लाइंट? क्यों बेटा, हो नहीं सकता। मुझे एक बताओ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप प्रैक्टिस कर रहे हो और टाटा, रिलायंस जैसी कंपनी जिनको आप क्या प्रोवाइड करा रहे हो? कंसल्टेंसी। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, टाटा कहता है आपके पास आता है क्योंकि आप टाटा को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा रहे हो। टाटा आपको बोलता है आके कि एक बात बताओ सीए साहब, हमें क्या करना है? हमें इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, क्या इन्वेस्ट करें? यस या नो? तो मुझे एक बात सोच के बताओ, आप उसको क्या प्रोवाइड कराओगे? कंसल्टेंसी। आप बताओगे कि हां इस बिजनेस में इन्वेस्ट करो, अगर आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो बेटा ये सब्जेक्ट आपको यह भी बताएगा कि कौन कौन से बिजनेस हैं जिसमें इन्वेस्ट किया जाए, कौन से ऐसे बिजनेस है जिसमें इन्वेस्ट करने में रिटर्न बढ़िया मिलेगा। तो मुझे एक बात सोच के बताओ, अगर आप क्या कर रहे हैं बेटा? प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप क्या प्रोवाइड कराओगे? कंसल्टेंसी। तो वो कंसल्टेंसी जो आप प्रोवाइड कराओगे बेटा, ये सब्जेक्ट उस कंसल्टेंसी में भी आपकी क्या करेगा? बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये सब्जेक्ट आपको ऐसे नहीं पढ़ा रहे, ये सब्जेक्ट हर मैनेजमेंट कॉलेज में एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। उठा के देख लेना एमबीए स्टूडेंट्स का कंटेंट, हर मैनेजमेंट कॉलेज, वापस बोल रहा हूं, हर मैनेजमेंट कॉलेज के अंदर ये सब्जेक्ट है, हर मैनेजमेंट कॉलेज। अब एक बात सोच के बताओ ना, मैनेजमेंट कॉलेज में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है स्टूडेंट्स को, तो आपके करिकुलम में भी तो इस सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं रेलेवेंस है, तभी तो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो बेटा एक वापस बोल रहा हूं, ये मैंने तुम लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, और इस एग्जांपल से सिर्फ मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये सब्जेक्ट का रेलेवेंस क्या है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो वापस आ रहा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का रेलेवेंस। पहला रेलेवेंस, ये क्या बताएगा आपको? व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। सेकेंड पॉइंट, अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस। तो आपको क्या बताएगा? कौन सी कंपनी है जिसको आप कंसल्टेंसी दे रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी देने में भी क्या करेगा? हेल्प करेगा ये सब्जेक्ट। दिस इज व्हाट द रेलेवेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मैं वापस बोल रहा हूं, देखने में थ्योरी लग रही है, प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करोगे फ्यूचर में तुम लोग इस सब्जेक्ट को। आज बोल रहा हूं अपनी लाइफ के अंदर इस सब्जेक्ट को इंप्लीमेंट करोगे फ्यूचर में। बेसिक चीजें मुझे इसलिए बतानी पड़ती हैं क्योंकि मैं सीधा कंटेंट पे नहीं जाता, मैं सीधा कंटेंट पे नहीं जाता। अच्छा एक बात सोच के बताओ मुझे, वोडाफोन आइडिया मर्जर क्यों कर रहे हैं? वोडाफोन आइडिया ने मर्जर क्यों करा? और मर्जर वर्ड आया कहां से? कहां से आया? बीसी के। और बीसी के का ये एक तरीके का एडवांस वर्जन है, समझो इस चीज को। वोडाफोन अकेले, उसको पता है वोडाफोन को मैं अकेले एयरटेल को नहीं हरा पाऊंगा, आइडिया को पता है मैं अकेले एयरटेल को नहीं हरा पाऊंगा, तो दोनों क्या कर लेते हैं? आपस में मर्जर कर लेते हैं ना। अब मर्ज करके हम लोग दोनों मिलके एयरटेल को क्या करते हैं? हराते हैं। पहले एक दिमाग लग रहा था, अब दो दिमाग लगेंगे। आई होप दिस इज व्हाट योर सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट। क्लियर होगा सबको? पक्का? कुछ नोट करना है? यस या नो? नहीं? अब आ रहा हूं, तुम लोग अगर नोट करना हो तो मुझे बता देना, नोट नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चीज मुझे नोट करवानी है वो यहां तक नहीं है, इससे आगे आएगी। अब ये तो जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया था तुम लोगों को कि ये सब्जेक्ट का रेलेवेंस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। अब आ रहा हूं तुम लोगों के सब्जेक्ट पे। बेटा आपके जो सब्जेक्ट है, देखा है तुम लोगों ने सब्जेक्ट का सिलेबस? देखा है? नहीं देखा था तो क्या था? देखा था तो देखना चाहिए था, उसके बाद ओपन करना चाहिए था, उसका कंटेंट देखना है। चलो अच्छी बात है, रिजल्ट की खुशी में सब कुछ भूल गए, लेकिन अब नहीं बोलना है। अब अगर मैं बात करूं, जो अब मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं ये नोट करना प्लीज, ठीक है? तुम लोगों का जो सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उस सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करता हूं, प्लीज सामने देखिए, फिर नोट करना बाद में। पहले लिख लेने दो मुझे, उसके बाद नोटिंग करना बाद में, टाइम दूंगा पूरा प्रॉपर। बेटा ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के सिलेबस के अंदर टोटल 5 चैप्टर्स हैं।
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर बेटा जो सिलेबस है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस के अंदर टोटल बेटा 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 5 चैप्टर्स के अंदर पहला जो चैप्टर आपके मॉड्यूल में लिखा है, मैं आपके स्टडी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग सीक्वेंस लिख रहा हूं, स्टडी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। स्टडी मॉड्यूल मतलब आपके ICAI से जो आपको बुक्स आती हैं उनको स्टडी मॉड्यूल बोलते हैं। उस स्टडी मॉड्यूल में आपका पहला चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। दिस इज व्हाट योर फर्स्ट चैप्टर इन योर सिलेबस। इसी से शुरुआत करूंगा। सेकंड चैप्टर है बेटा आपके सिलेबस के अंदर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, और किस चीज का स्ट्रैटेजिक एनालिसिस बेटा? एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सर BCK के अंदर एक चैप्टर था बिजनेस एनवायरमेंट, अगर याद हो, नहीं याद तो कोई बात नहीं। आपको सेकंड चैप्टर जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। किस चीज का? एक्सटर्नल एनवायरमेंट का। थर्ड चैप्टर है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। किस चीज का? इंटरनल एनवायरमेंट। दैट इज, अगर मैं बात करूं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरमेंट। वापस बोल रहा हूं, 2 तरीके के एनवायरमेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। दोनों एनवायरमेंट का आप क्या करोगे? एनालिसिस। तो बड़ा सेकंड चैप्टर है एक्सटर्नल एनवायरमेंट का स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, थर्ड चैप्टर है इंटरनल एनवायरमेंट का स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। फोर्थ चैप्टर आपके सिलेबस में जो है, जो मॉड्यूल की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, दैट इज स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। चॉइस नहीं, चॉइसेस। स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। एंड लास्ट चैप्टर आपके सिलेबस में जो गिवन है, दैट इज स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रैटेजिक implementation and evaluation. These are the 5 chapters that covers the whole syllabus of strategic management. सर 5 चैप्टर हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कितना वेटेज है? 50। चैप्टर कितने? 5। तो सोच के बताओ हर चैप्टर कितने मार्क्स का? 10। सर इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा छोड़ के जाएं? बेटा एक बात, 50 नंबर का वेटेज, 5 चैप्टर, तो खुद सोच लो हर चैप्टर 10 मार्क्स का। हर चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और अभी तक न्यू स्कीम की बात करूं तो मैं जो अटेम्प्ट है उसमें होगा पहली बार पेपर, लेकिन हां ओल्ड अटेम्प्ट में भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट था। दैट इज ओल्ड स्कीम में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट था, उसमें 8 चैप्टर थे, लेकिन यहां पे कितने? 5। तो तुम्हारा जो कंटेंट है थोड़ा सा क्या किया ICAI ने? रिड्यूस किया। दिस इज व्हाट योर सिलेबस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। और सीक्वेंस मैंने किसके अकॉर्डिंग लिखा है? ICAI के स्टडी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। अभी तुम लोग आई थिंक मॉड्यूल नहीं आई होगी, ऑनलाइन चेक कर सकते हो, ICAI की वेबसाइट पे PDF की फॉर्म में मॉड्यूल है। लिखना है, अब इस सिलेबस को लिखो, थोड़ा हाथ चलाओ और लिखो। हर्ष वेरी गुड। नहीं बेटा, पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं MCQ बनेंगे, ओवरऑल पूरे सिलेबस से MCQ आएंगे। अभी मैं MCQ भी कराऊंगा। और एक बात वापस बोल रहा हूं, MCQ डायरेक्ट आएंगे 10, 15 नंबर के MCQ है, डायरेक्ट MCQ 10। एक MCQ आएगा 5 मार्क्स का जो केस स्टडी बेस्ड होगा। मींस एक केस स्टडी आई और उस केस स्टडी के बेसिस पे 5 MCQ होंगे, तो टोटल कितने मार्क्स के हो गए? 15। तो बेटा इसलिए वापस बोल रहा हूं, कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझोगे तो MCQ, वापस बोल रहा हूं, बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे। और सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है
वो सब्जेक्ट स्कोरिंग है ग्रुप 2 का FMSM। वापस बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप लोग आज लिखवा लो मेरे से, सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहेगा जब तुम लोग सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लोगे, पूरा सब्जेक्ट अपने आप लगेगा कि ग्रुप 2 के अंदर, ग्रुप 2 स्पेशली मैं ग्रुप 2 की बात कर रहा हूं, ग्रुप 2 के अंदर एक सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, एक सब्जेक्ट है ऑडिट, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, एथिक्स ऐड हो गया उसमें अब, ठीक है। और जो तीसरा सब्जेक्ट है FMSM। कॉस्टिंग प्रैक्टिकल है, FM प्रैक्टिकल है, SM है थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से इस थ्योरी को समझोगे। ऑडिट थ्योरी है, लेकिन हां ऑडिट तुम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्यूचर के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा बहुत कोर एरिया है ऑडिट। ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब तुम लोग अगर प्रैक्टिस का मन है तो बेटा बहुत ज्यादा ऑडिट पे फोकस करना। यह है तुम लोगों का पूरा सिनेरियो ग्रुप 2 का। और ग्रुप 1 के अंदर तुम्हें पता है 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। अकाउंट्स नहीं, एक्चुअल में वो एडवांस अकाउंट्स हो गया। एडवांस अकाउंटिंग के साथ साथ लॉ है, इसके बाद एज वेल एज टैक्सेशन। बेटा टैक्सेशन थोड़ा सा वाइड है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, क्योंकि टैक्स के अंदर 2 पार्ट है, तुम्हें भी पता है, एक डायरेक्ट और एक GST। इनडायरेक्ट मतलब GST हो गया, 50-50 का वेटेज हो गया, दोनों का पहले नहीं था। और सब पेपर में MCQ आएंगे, पता है या नहीं? और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, हाँ सर ने बोला नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो चल भैया टॉस्ट, A आया तो A पे करेंगे और हेड टेल आया तो B पे करेंगे, ये काम नहीं करना है। हो गया नोट? स्टार्ट कर रहा हूं कौन से चैप्टर से? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा है, एक बात और सर, क्लास के अंदर जो सीक्वेंस रहेगा वो थोड़ा सा चेंज रहेगा। मैं क्लास के अंदर सबसे पहले ये वाला चैप्टर कराऊंगा, ठीक है? पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्लास में भी यही सबसे पहले करेंगे। इसको करने के बाद कौन सा चैप्टर करेंगे? स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। क्यों? क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक चॉइसेस को पहले पढ़ोगे तब जाके बाकी के चैप्टर समझ आएंगे। तो हमारा क्लास के अंदर जो पढ़ने का सीक्वेंस है वो तुम्हारे स्टडी मॉड्यूल के सीक्वेंस से थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। तो पहला चैप्टर पहले के बाद कौन सा पढ़ेंगे? स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। मॉड्यूल के अकॉर्डिंग कौन सा है? 4th। जब स्ट्रैटेजिक चॉइसेस कंप्लीट कर लोगे फिर पढ़ेंगे बेटा क्या? स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन को करने के बाद तुम लोग कौन सा पढ़ोगे? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस किसका? इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल के बाद लास्ट कौन सा करोगे? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये सीक्वेंस थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्योंकि जब मैं तुम लोगों को लेक्चर में डिलीवर करूंगा, तुम लोग फर्स्ट चैप्टर के बाद जब देखोगे मॉड्यूल में तुम्हें दिखेगा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल, और मैं पढ़ा कौन सा रहूंगा? स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। तो वहां पे कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, ठीक है? तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। हमारा क्लास के अंदर थोड़ा सा सीक्वेंस डिफरेंट रहेगा आपके मॉड्यूल के सीक्वेंस से। नोट करना है तो कर सकते हो, ये नंबरिंग, ठीक? अब स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब प्लीज एक चीज सबसे पहले तो इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है मैं उसका एक चार्ट बना रहा हूं। लक्ष्य फोन को बंद कर दे, थोड़ी देर बर्बाद कर दिया इस फोन ने। PDF खोलने की जरूरत नहीं है, अभी मैं PDF यहीं पे ओपन कर दूंगा और झूठ नहीं बोल रहा कुछ भी, ठीक है? क्योंकि मेरा आदत नहीं है बचपन से, तो वही तो प्रॉब्लम है मेरे साथ। अब इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सुनो। सबसे पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, पहले मैं उसका एक चार्ट बना रहा हूं, सामने देखो। तुम लोगों में से बहुत सौ को पता भी है, दोबारा से एक बारी इसके अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब सर इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है उसका एक चार्ट बना रहा हूं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, एक टॉपिक हमें पढ़ना है इसी के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी,
कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। इसी के अंदर हमें एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है बेटा, ध्यान से सुनो। स्ट्रैटेजी इज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव। अब एक बात और सुन लो ध्यान से, मैं जो टॉपिक आपके सामने लिख रहा हूं, यह टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और ये मैं जो इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी टॉपिक्स नहीं पढ़ने, लेकिन हां जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना, दैट इज चांसेस ज्यादा है, उसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। इसके अलावा बेटा आपको एक टॉपिक और पढ़ना है इसी के अंदर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आपको 3 चीजें पढ़नी है, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एज वेल एज लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसके अलावा इधर बना रहा हूं, जगह नहीं है यहां नीचे, इसके अलावा एक टॉपिक और पढ़ना है इसी के अंदर, स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। बेटा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है तुम लोगों ने कहीं बिजनेस स्टडी में? कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं? 3, एक होता है टॉप, एक होता है मिडिल, एक होता है लोअर, ठीक है। उसको यहां क्या बोला गया, स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे जस्ट उसका नाम थोड़ा चेंज है और थोड़ा डिटेल है। एक छोटा सा टॉपिक और है इसी के अंदर, दैट इज स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट। तो दीज आर द डिफरेंट टॉपिक्स अंडर दिस चैप्टर। ये जो मैंने आपके सामने चार्ट बनाया है बेटा, मैं इस चार्ट का नाम क्या देता हूं, इस चार्ट को मैं बोलता हूं मास्टर चार्ट। मास्टर चार्ट मतलब इस पूरे जो पूरा का पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स का जो मैं चार्ट बनाता हूं उसको बोलते हैं क्या, मास्टर चार्ट। अब टॉपिक के अंदर फर्दर सब टॉपिक होंगे तो उसका भी एक और क्या बनाऊंगा, चार्ट। और उस चार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सब टॉपिक मास्टर चार्ट। एक क्या बना, पूरा चार्ट, उसका नाम क्या दिया मैंने, मास्टर चार्ट। अब एक एग्जांपल, कौन सा टॉपिक लिखा है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट में बहुत सारे सब टॉपिक्स आएंगे तो उसका भी अलग से क्या बनाऊंगा, एक चार्ट, उसको क्या बोलेंगे, सब टॉपिक मास्टर चार्ट। समझ आया कुछ? अब एक मिनट, सबसे पहले कौन सा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। तीसरा टॉपिक स्ट्रैटेजी इज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव, पढ़ेंगे क्या होता है। फोर्थ टॉपिक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है, डेफिनेशन, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस। इसके बाद फिफ्थ टॉपिक क्या है बेटा, स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट टॉपिक क्या है बेटा, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। तो दिस इज व्हाट योर कंप्लीट, दैट इज कंप्लीट चार्ट ऑफ दिस चैप्टर। चार्ट को जरूर बनाइए, इससे तुम्हारे दिमाग में एटलीस्ट ये तो रहेगा कि कौन सा टॉपिक कौन से चैप्टर से है। बनाइए। मेरी क्लास के अंदर थोड़ा सा लिखने का काम ज्यादा होगा। और एक बात वापस बोल रहा हूं, लिखोगे तो थ्योरी याद हो जाएगी। मैं आज एक चीज बोल रहा हूं, लिखोगे तो थ्योरी याद हो जाएगी। एक तरीका और है, या तो कॉन्सेप्ट समझ लो, मैं रीड कर देता हूं। तुम लोगों के पास ऑप्शन है, मैं क्लास के अंदर नोटिंग ना करा के रीडिंग भी करा सकता हूं, बट
उसमें क्या होगा, खुद के नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे फिर। और यहां पे ये है कि मैं तुम लोगों को जब कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो बेटा हाथ के हाथ नोटिंग करोगे, चीजें याद हो जाएगी, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझना, उसके बाद आगे बढ़ना। कहीं भी डाउट हो क्लास में पूछ लो। और जब तक तुम लोग इंटरेक्ट नहीं करोगे, मुझे नहीं पता कौन से स्टूडेंट को डाउट है, कौन से स्टूडेंट को डाउट नहीं है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी डाउट है, कहीं भी कोई भी डाउट आता है, क्लास में ही मेरे से पूछ लो, घर पे ले जाने की जरूरत नहीं है। और मैं कोई घर पे लिए होमवर्क दूंगा भी नहीं। सर कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा? बेटा अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 60 से 70 घंटे लगेंगे मुझे। हाँ जी, इससे कम में मैं कंप्लीट नहीं करा सकता। कोई करा सकता, अच्छी बात है, मैं नहीं करा पाऊंगा। 60 से 70 घंटे लगेंगे। सर क्लास का ड्यूरेशन क्या रहेगा? क्लास का ड्यूरेशन कम से कम 1.5 घंटा रहेगा। 1.5 घंटा रखूंगा तो आउटपुट कितना आएगा तुम्हें भी पता है, 1.25 घंटे का। और उसमें तुम लोग भी 15 मिनट लेट आओगे, लेकिन मैं लेट नहीं आऊंगा, मैं स्टार्ट कर दूंगा लेक्चर। तो प्लीज बी ऑन टाइम। आज फर्स्ट लेक्चर था, थोड़ा सा मैं 5-7 मिनट रुका हूं, नहीं तो मैं स्टार्ट कर देता। बैकअप मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बैकअप लेके कोई फायदा नहीं है प्रभव। बैकअप तो तुम लोगों को मैं दूंगा। और एक बात और, मेरे पास तो कंप्लीट पूरा का पूरा है अवेलेबल, क्योंकि मेरा तो ऑलमोस्ट एंड पे चल रहा है। जो स्टूडेंट में अटेम्प्ट वाले हैं उनका तो सब्जेक्ट बिल्कुल एंड पे है, लास्ट चैप्टर पे है वो लोग। तो मेरे पास तो ऑलरेडी पूरा कंप्लीट है बैकअप। लेकिन बेटा एक बात वापस बोल रहा हूं, एक चीज बात दिमाग में डाल लो, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट और फाइनल। फाउंडेशन है चींटी, इंटरमीडिएट है हाथी, और फाइनल है जंगल। सर क्या मतलब है? डरा नहीं रहा सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाउंडेशन का सिलेबस और इंटरमीडिएट के सिलेबस में यह डिफरेंस है। सिलेबस ज्यादा है, मुश्किल कुछ नहीं है। सिलेबस इज मच मोर वाइडर कंपेयर टू फाउंडेशन। सेम फाइनल को कंपेयर करोगे किससे? इंटरमीडिएट से। तो फाइनल का सिलेबस इंटरमीडिएट कंपेरेटिवली क्या है? ज्यादा, मुश्किल नहीं है। यहां पे सिर्फ एक चीज वापस बोल रहा हूं, डेडिकेशन कंसिस्टेंसी ले आओ। मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोग कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में तो हमारे में एनर्जी रहती है, भारत माता की जय, ठीक है, लेकिन धीरे 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 एक ही शक्ल को देख के, ठीक है, आप यही बोल, ऐसे तो करा ना, एक ही शक्ल को देख के फिर आ गया, फिर बकवास कर रहा है, फिर ज्ञान दे रहा है। तो ये बेटा ये जो है ना, ये थोड़ा सा झेल लो। फ्रस्ट्रेशन लेवल मैं मानता हूं एक टाइम के बाद आके फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आपकी जगह मैं भी हूं तो मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। बेटा फ्रस्ट्रेशन लेवल है, लेकिन बेटा मुझे एक बात सोच के बताओ, सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है जब तुम लोग पास होते हो? तुम्हें तो होती है, तुमसे ज्यादा खुशी होती है तुम्हारे पेरेंट्स को। आज बता रहा हूं, ठीक है। और एक बात और, सर ये इसने तो ये बोला वो मुश्किल है, सर उसने वो बोला मुश्किल है। बेटा एक बात बताऊं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बात वापस बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे एनवायरमेंट में ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे। ऐसे फैक्टर्स से दूरी बना लो, बस इतना दिमाग में रखो। डीमोटिवेट करने वाले ज्यादा मिलेंगे, मोटिवेट करने वाले कम मिलेंगे। तो ऐसों से थोड़ी सी क्या बना लो बेटा, दूरी बना लो, दैट्स इट। आई होप क्लियर है। अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो समझा रहा हूं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। हेडिंग डाल लो, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो समझा रहा हूं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब सर अगर मैं बात करूं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कोई मुझे बताएगा बेटा मैनेजमेंट की डेफिनेशन? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने जरूर पढ़ा होगा बिजनेस स्टडी के अंदर, 11th-12th में बिजनेस स्टडीज के अंदर मैनेजमेंट पढ़ा होगा। अगर बिजनेस स्टडीज आपके सब्जेक्ट में था तो मैं बात कर रहा हूं, पढ़ा है? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? अरे जस्ट बात ही तो कर रहा हूं, शक्ल देख रहे हो मेरी। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बिजनेस को करना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट?
ऑन टाइम. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंट? लेस कॉस्ट मतलब वेस्टेज कम हो. कहने का मतलब ऑन टाइम. जो भी बिजनेस के अंदर रिसोर्सेस चाहिए उन रिसोर्सेस को ऑन टाइम अवेलेबल कराना और उन रिसोर्सेस का वेस्टेज ना हो. तो जो काम ये करता है उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट. बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन. और यही था. गूगल खोलो तो ये थी. अच्छी बात है. अब सुनो, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला दिमाग में ये रखो बेटा, मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है. इसका मतलब सर कहीं भी मैनेजमेंट की आपको क्या नहीं दिखेगी? कोई डेफिनेशन. सबने मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या किया? डिफाइन किया. सर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सर यह है कि मैनेजमेंट को सबने अपने अकॉर्डिंग क्या किया? डिफाइन. देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. हर बुक्स के अंदर हर ऑथर ने मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या किया? डिफाइन. सर एक एग्जांपल, मुझे एक बार बताओ बेटा, आपके सामने मैंने एक ये बनाया. प्रभव बेटा ये क्या है? क्या लग रहा है आपको? ये एक आपको लग रहा है सिलेंड्रिकल शेप. हर्ष बेटा क्या है ये? एक बकेट. इसका मतलब प्रभव को क्या लग रहा है? ये सिलेंड्रिकल शेप. हर्ष को क्या लग रहा है बेटा? एक बकेट. मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा एक ग्लास है. इसका मतलब प्रैक्टिकली सबने अपना अपना क्या दिया? अपना अपना व्यू पॉइंट दिया. तो वही सेम फंडा है कि मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल क्या नहीं है? डेफिनेशन. सबने मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या किया? डिफाइन किया. ठीक है. अब सुनो ध्यान से, सबने मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे. आपका मॉड्यूल कहता है मैनेजमेंट को पढ़ेंगे दो तरीके से. तो अकॉर्डिंग टू योर, ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं. अकॉर्डिंग टू योर स्टडी मॉड्यूल, मैनेजमेंट को कितने तरीके से डिफाइन किया गया? दो तरीके से. हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हैं और नॉलेज भी ले रहे हैं. पहला पॉइंट, मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन है? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स. बेटा कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है. कोई फॉर्मल डेफिनेशन है? यस या नो? नो. सबने मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या किया? डिफाइन. लेकिन हम मैनेजमेंट को डिफाइन करेंगे किसके अकॉर्डिंग? स्टडी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग. तो आईसीएआई के स्टडी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया दो तरीके से. सर वो दो तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका है बेटा अकॉर्डिंग टू, पहले समझ लो, अकॉर्डिंग टू पर्सन. मींस पहला तरीका है अकॉर्डिंग टू पर्सन. पर्सन मतलब क्या? सर वो सिंगल पर्सन, ध्यान से सुनो, वो सिंगल पर्सन को क्या बोल रहा है बेटा? चीफ ऑर्गन. वो सिंगल पर्सन या बेटा ग्रुप ऑफ पर्संस. ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब की ग्रुप. मैं क्या बोल रहा हूं? एक पर्सन, एक सिंगल पर्सन को क्या बोलेगा? चीफ ऑर्गन. या एक से ज्यादा पर्संस जिनको क्या बोल रहा है? की ग्रुप. जो क्या लेते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्या करते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या देखते हैं? अफेयर्स. सिंपल सा मतलब है सर, जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्या लेते हैं? डिसीजंस. उस सिंगल पर्सन या उस की ग्रुप को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट का मतलब अकॉर्डिंग टू पर्सन, चीफ ऑर्गन और की ग्रुप who are in charge of its affairs. मीन्स एक सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो क्या लेते हैं? ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डिसीजन लेते हैं. उस सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट. लेकिन इन्होंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू पर्सन, चीफ ऑर्गन या की ग्रुप who are in charge of its affairs is known as management. What is the meaning of affairs? वैलेंटाइन वीक चल रहा है. अफेयर का मतलब गलत मत समझना. अफेयर का मतलब क्या? जो क्या लेते हैं? ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? मैनेजमेंट. अब एक बात बताओ, आपका बिजनेस है, उस बिजनेस के आप ही अकेले हो जो डिसीजन लेते हो, तो आपको क्या बोलेंगे? चीफ ऑर्गन.
आपके बिजनेस के अंदर आपका एक पार्टनर है, दोनों मिलके क्या लेते हो डिसीजन, तो एक से ज्यादा हुए तो क्या बोलेंगे? क्या देखते हो? किसका अफेयर्स देखते हो? बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का। तो आपको क्या बोला जाएगा? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पर्सन, दो वर्ड को ध्यान रखोगे। पहला वर्ड चीफ ऑर्गन, दूसरा वर्ड जो क्या लेता है, हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, इज नोन एज मैनेजमेंट। आई होप क्लियर। इसी के अंदर एक और पॉइंट लिखा है, मैनेजमेंट एक काम और करता है, जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं, ध्यान से सुनो, जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं, जो आपने बोला था बेटा डेफिनेशन, उन रिसोर्सेस का इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट क्या होना चाहिए? यूटिलाइजेशन। सर क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेस चाहिए, उन रिसोर्सेस को कौन ऑर्गेनाइजेशन में लाएगा? मैनेजमेंट। और उन रिसोर्सेस का क्या नहीं होना चाहिए? वेस्टेज। ये कौन देखेगा? मैनेजमेंट। तो वापस आ रहा हूं, मैनेजमेंट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पर्सन। पहला पॉइंट, चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स आर नोन एज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक काम और होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी रिसोर्सेज हैं उसका कैसा यूटिलाइजेशन हो? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। इफेक्टिव का मतलब जो रिसोर्सेज चाहिए वो टाइमली मिले, और उन रिसोर्सेज का क्या ना हो? वेस्टेज ना हो। जो ये काम करेगा, जो ये देखेगा, उसको क्या बोला जाएगा? मैनेजमेंट। तो आई होप आपको पहली डेफिनेशन क्लियर हुई अकॉर्डिंग टू पर्सन। वापस बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू पर्सन तुम्हें क्लियर है डेफिनेशन? अब आता हूं वापस, मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन है? नहीं। मैनेजमेंट को सबने अपने अकॉर्डिंग क्या किया? डिफाइन। लेकिन हम डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में पहली डेफिनेशन क्या बोली? अकॉर्डिंग टू पर्सन। अकॉर्डिंग टू पर्सन क्या होंगे? या तो चीफ ऑर्गन या की ग्रुप हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। दूसरा पॉइंट इसी में क्या लिखोगे? वो चीफ ऑर्गन, वो की ग्रुप क्या करेगा? वो देखेगा कि जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का कैसा यूटिलाइजेशन हो, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। आई होप क्लियर है यहां तक? पहले इतना अपडेट करो, पहले इतना लिखो, हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, डैश जाके लिखो इसके अंदर पहले लाइन, द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड इन टू सेंसेस। The term management is used in two senses. इसका मतलब हम जो मैनेजमेंट को यहां पे पढ़ रहे हैं कितने तरीके से? दो तरीके से। अब लिखो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू पर्सन, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू पर्सन, डैश डाके लिखो इसमें, it is used with reference to, it is used with reference to chief organ, it is used with reference to chief organ or key group, it is used with reference to chief organ or key group who are in charge, who are in charge of its affairs. It is used with reference to chief organ or key group who are in charge of its affairs. ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में अपने समझने के लिए, अफेयर्स का मतलब क्या है? ब्रैकेट में लिखो who takes organization related decisions, who takes organization related decisions, ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप। अब अंडरलाइन करो यहां पे चीफ ऑर्गन, अंडरलाइन करो चीफ ऑर्गन, की ग्रुप और अफेयर्स वर्ड को। क्लियर है? अब एक पॉइंट और, इसके अलावा ये पर्सन क्या करेगा? जो भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन का, उनका कैसा यूटिलाइजेशन हो? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से
नेक्स्ट लाइन से लिखो, इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज असाइन, मैनेजमेंट इज असाइन विद द टास्क, management is assigned with the task to make, management is assigned with the task to make effective, management is assigned with the task to make effective and efficient utilization of resources. Management is assigned with the task to make effective and efficient utilization of resources. लाइन समझ आई? मैनेजमेंट का एक और काम है कि मैनेजमेंट का एक काम क्या है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उसका कैसे यूटिलाइजेशन हो, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. अंडरलाइन करो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्ड को. आई होप पहली डेफिनेशन क्लियर है. तो पहली डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग थी? पर्सन. कौन से पर्सन को मैनेजमेंट बोलोगे? सबको? किसको? चीफ ऑर्गन या की ग्रुप? जो क्या देखता है? अफेयर्स. अफेयर्स का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्या लेता है? डिसीजन. अब आते हैं सेकंड डेफिनेशन. सेकंड डेफिनेशन बताई गई बेटा, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस. तुम्हारे मॉड्यूल ने एक और डेफिनेशन बताई मैनेजमेंट की, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस. सर अकॉर्डिंग टू फंक्शंस का मतलब वो चीफ ऑर्गन, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, वो चीफ ऑर्गन या वो की ग्रुप. ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या बोल रहा हूं, एक सिंगल पर्सन या एक से ज्यादा पर्सन जो बहुत सारे क्या परफॉर्म करते हैं? फंक्शंस. उस सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट. इसका मतलब सुनो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो सिंगल पर्सन या वो ग्रुप ऑफ पर्सन जो क्या परफॉर्म करेंगे? प्लानिंग. प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद लीडिंग, लीडिंग के बाद कंट्रोलिंग. इसका मतलब सुनो ध्यान से, अभी समझा रहा हूं एक एक वर्ड. इसका मतलब सर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो ये वाले फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट. इसका मतलब ये मैंने आपके सामने 5 क्या लिखे हैं? मैनेजमेंट के फंक्शंस. आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस के अंदर अगर आप क्या कर रहे हैं? प्लानिंग. अगर आप क्या कर रहे हैं? कंट्रोलिंग. तो आपको क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट. इसका मतलब सर प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैनेजमेंट का मतलब वो चीफ ऑर्गन या वो की ग्रुप जो क्या करते हैं? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा? मैनेजमेंट. आई होप क्लियर है डेफिनेशन. अब सुनो जरा ध्यान से. सर प्लानिंग का मतलब क्या होता है? एक एक लाइन लिखनी है, कुछ नहीं है. प्लानिंग का मतलब होता है सर एक्टिंग इन एडवांस, एक्टिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर. मींस तुम्हें फ्यूचर में क्या काम करना है, उसके लिए जो तुम आज कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे? प्लानिंग. मुझे तो फ्यूचर में तुम्हें क्या करना है? सीए. तो उसके लिए आज क्या कर रहे हो? प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब होता है एक्टिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर. तो जो प्लानिंग करेगा वो क्या कहलाएगा? मैनेजमेंट. दूसरा ऑर्गेनाइजिंग. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? ध्यान से सुनना. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं उन एम्प्लॉइज को क्या कराना? एलोकेट कराना. किस चीज को? रिसोर्सेस को. बेटा आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज रखे होंगे, एम्प्लॉइज को काम करने के लिए लैपटॉप कौन दिलवाएगा? मैनेजमेंट. और लैपटॉप क्या करवा रहे हो तुम? एलोकेट. तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट आते हैं स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना. स्टाफिंग का मतलब, स्टाफिंग का मतलब होता है बेटा क्या? इधर लिख रहा हूं
स्टाफिंग का मतलब होता है हर एम्प्लॉय को उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना, हर एम्प्लॉय को उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताना, यह कहलाता है बेटा क्या? स्टाफिंग। एग्जाम्पल, प्रभव को मैंने बोला आप फाइनेंस का काम करेंगे, तो प्रभव के रोल क्या है? फाइनेंस। मैंने बोला सागर को, सागर आप ऑडिट करेंगे, तो सागर का रोल क्या हुआ? ऑडिट। तो हर पर्सन को क्या करना? उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना, इसको क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉइज के साथ, सुनो, एम्प्लॉइज के साथ बात करना और एम्प्लॉइज को क्या करना? मोटिवेट करना, इसको क्या बोलेंगे? लीडिंग। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर कंपनी का मैनेजमेंट एम्प्लॉइज के साथ क्या कर रहा है? बात, और एम्प्लॉइज को क्या कर रहा है? मोटिवेट, तो एम्प्लॉइज को लगेगा ना मैनेजमेंट हमारे बारे में सोच रहा है, और इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? लीडिंग। और फाइनली एक काम और करना, कंट्रोलिंग, मतलब एम्प्लॉइज की एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करना? कंपेयर करना। किससे कंपेयर करना? प्लान्ड परफॉर्मेंस से। मींस तुम्हें मैंने काम दिया, कि 10 दिन में काम हो जाना चाहिए, तो तुम्हारी को मैंने काम के लिए क्या बोला? कितने दिन? और फिर मैं अब तुम्हारी परफॉर्मेंस देख रहा हूं, तो तुमने काम कितने दिन में करा? अब तुमने काम करा 12 दिन में, तो कितने दिन का डिफरेंस आया? तो तुम्हारे अगेंस्ट क्या लेगा? एक्शन। इसको क्या बोलेंगे? कंट्रोलिंग। मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करना? कंपेयर। किसके साथ? प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। और अगर कहीं भी क्या आता है? डिफरेंस, तो उसके अगेंस्ट क्या लेना? एक्शन। इसको क्या बोलेंगे? कंट्रोलिंग। मैंने तुम्हें बोला कि 10 दिन में काम हो जाना चाहिए, ये क्या है? प्लान्ड परफॉर्मेंस। और तुमने करा 12 दिन में, ये क्या थी तुम्हारी? एक्चुअल। तो मैंने एक्चुअल को प्लान के साथ क्या किया? कितने दिन का डिफरेंस निकला? 2 दिन का। अब 2 दिन तुम लेट हो गए, तो तुम्हारे अगेंस्ट क्या लिया मैंने? एक्शन। इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? कंट्रोलिंग। तो वो पर्सन या वो ग्रुप ऑफ पर्सन जो ये सारे फंक्शंस क्या करते हैं? परफॉर्म, उनको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। फंक्शन मतलब प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब एक लाइन में एक्टिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। सेकंड वन इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड वन फंक्शन स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताना। नेक्स्ट वन लीडिंग, मतलब कम्युनिकेशन एंड मोटिवेट द एम्प्लॉइज। एंड लास्ट वन comparing actual performance with planned performance, and if difference exists then take necessary corrective action. क्लियर है? अपडेट करो। सेकंड लिखो अकॉर्डिंग टू, पहला लिखा था ना अकॉर्डिंग टू पर्सन, अब लिखो सेकंड अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। अकॉर्डिंग टू फंक्शंस डैश जाके लिखो the term management is used, the term management is used with reference to set of interrelated functions. The term management is used with reference to set of interrelated functions, set of interrelated functions which includes, अब A B C D करके लिखना, which includes A planning, डैश डाल के एक लाइन acting in advance, what is to be done in future, acting in advance what is to be done in future. Second, that is B, organizing, डैश आगे लिखो allocation of resources, allocation of resources. Third, स्टाफिंग, का मतलब
रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करना, डिफाइन करना। डिफाइन मतलब बताना, तो डैश डाल के लिखो डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट वन, लीडिंग। लीडिंग का मतलब लीडर का काम क्या होता है, लीडर बात करते हैं सबसे लीडर, और सबको क्या करते हैं, मोटिवेट। तो लीडिंग में डैश डाल के लिखो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। एंड लास्ट वन, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या करना, कंपेयर। किसको, एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे, प्लान से। और अगर क्या आ रहा है, डिफरेंस, तो उसके अगेंस्ट क्या लेना, एक्शन। तो लिखो कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस, comparing actual performance with planned performance, and if deviation, deviation का मतलब दोनों में क्या आ रहा है, डिफरेंस। डिफरेंस की जगह वर्ड क्या लिख रहे हैं बेटा, डेविएशन। एंड इफ डेविएशन एग्जिस्ट, एंड इफ डेविएशन एग्जिस्ट, then take necessary corrective action, then take necessary corrective action। अंडरलाइन करो यहां पे ऊपर की लाइन, सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस। अंडरलाइन करो सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस, और पांचों फंक्शन के नाम लिख के आना पड़ेगा बेटा। अब बस एक पॉइंट और है आज के लेक्चर के अंदर, बस एक पॉइंट इसी में। अब नोट डाल के लिखो, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट डाल के लिखो, एमसीक्यू के लिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक बात ध्यान रखना, कंपनी को सक्सेस और कंपनी सरवाइव कब कर पाती है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस सक्सेस एज वेल एज सरवाइव तब कर पाएगा जब मेरे बिजनेस का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का क्या देखा जाएगा, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा क्या हो, कॉम्पिटेंस हो, एज वेल एज मैनेजमेंट का कैरेक्टर। इसका मतलब सुनो लाइन क्या बोल रहा हूं, द सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स ऑन कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट। एक बात सोच के बताओ, मैं लाइन क्या बोल रहा हूं, मेरा बिजनेस क्या अचीव करना चाहता है, सक्सेस। सबका बिजनेस चाहता है ना नंबर 1 बने, और नंबर 1 बनने से पहले मार्केट में क्या करो, सर्वाइव। रोको तो सही अपने आप को मार्केट में। एक बात याद रखो, अगर मेरे पास क्या नहीं है, अगर मेरा बिजनेस है तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैनेजमेंट। मैं ओनर हूं तो मैं ही डिसीजन लूंगा। मेरे पास क्या होनी चाहिए, स्किल्स, एज वेल एज मेरे पास एक चीज और होनी चाहिए, क्या, लीडरशिप क्वालिटी। तभी तो मेरा बिजनेस क्या करेगा, सरवाइव करेगा, तभी मेरा बिजनेस क्या करेगा। तो लाइन समझो क्या बोल रहा है, कॉम्पिटेंस का मतलब मेरे पास क्या होनी चाहिए, स्किल्स, और मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, लीडर की तरह। अब एक बात बताओ, मैं कंपनी का ओनर और मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा, ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास कौन सी क्वालिटी नहीं है। तो पॉइंट समझो, मेरी कंपनी क्या नहीं अचीव कर पाएगी, ना तो सक्सेस ना सर्वाइवल। तो बेटा कंपनी का सक्सेस और कंपनी का सर्वाइवल किस पे डिपेंड करता है, कॉम्पिटेंसी एंड कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी, स्किल्स। भाई ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट के पास क्या होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एज वेल एज मैनेजमेंट के पास एक क्वालिटी होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी। अब मेरे को एक बात बताओ, एमसीक्यू के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बोलेगा, द सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन डैश एंड डैश ऑफ मैनेजमेंट, कॉम्पिटेंसी एंड कैरेक्टर। 2 C आएंगे यहां पे,
व्हाट इज मीन ऑफ कॉम्पिटेंसी? स्किल्स. व्हाट इज मीन ऑफ कैरेक्टर? लीडरशिप क्वालिटी. लाइन समझ आ गई? लिख को नोट डाल के, लिख को नोट डाल के. द सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ, द सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन, the success and survival of business depends on competency and character of management. The success and survival of business depends on competency and character of management. अंडरलाइन करो यहां पे वर्ड कॉम्पिटेंसी, कैरेक्टर. आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है. पहला क्लियर है सबको? आज के लेक्चर को यहीं पे रोक रहा हूं. किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो. इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. पूछना है कुछ? पक्का? तो फिर मैं पूछता हूं कुछ. नो सर, बस हो गया कॉन्फिडेंस. चलो इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन गुड बाय.